हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट नंबर 3 का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नेम है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता क्या है। देखिए, जब भी एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है या करने से पहले या करने तक क्या होता है, उसका कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, और वही स्टेप्स क्या कहलाते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, जिसका फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा प्रॉब्लम एंड नीड रिकॉग्निशन। यानी कि एक कंज्यूमर क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले सबसे पहले ये देखेगा कि उस प्रोडक्ट की मुझे नीड है भी या नहीं भी है। अगर उस प्रोडक्ट की उसको नीड है तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्च करेगा, कलेक्ट करेगा, डिफरेंट सोर्सेज का यूज करेगा, वहां से क्या करेगा, सारे डाटा को वो एनालाइज करेगा और कलेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई कल आपका एग्जाम पेपर है और आपको क्या चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपकी प्रॉब्लम होगी। अब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करोगे। आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाओगे, डिफरेंट यूट्यूबर्स के चैनल को विजिट करोगे, वहां से देखोगे कि ऐसा कौन कौन से ऐसे वेबसाइट है, कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हमें कंज्यूमर बिहेवियर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको यूज करके हम पास हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर ली, जो हमें प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने गैदर कर लिया, उससे इन्फॉर्मेशन को हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। यानी कि हमने क्या करा, जो हमने अपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, हमने क्या करा है, डिफरेंट वेबसाइट और डिफरेंट यूट्यूबर्स के चैनल को विजिट करा है। वहां से विजिट करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है कि ऐसे कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर है जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें मिल रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूट्यूब पर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से यूट्यूबर हैं जो हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमने जितने भी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन सर्च करी है, जितने भी यूट्यूब चैनल से हमने इन्फॉर्मेशन सर्च करी है, हम क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। और इवैल्यूएट करने के बाद वहां से अपने जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, उनको इवैल्यूएट करेंगे, उनको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के परसेप्शन, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझो, ये कंज्यूमर क्या करेगा, सबसे पहले अपने नीड को रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे किस प्रोडक्ट की नीड है। उसके बाद क्या करेगा, जिस भी प्रोडक्ट की उसकी नीड है वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्च करेगा, गैदर करेगा डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, उसने क्या कर ली, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। उसके बाद क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर करी है उसके बेसिस पे वो उसको इवैल्यूएट करेगा। वो देखेगा कि मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स हैं। फिर वो क्या करेगा, उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को देखेगा, वो एनालाइज करेगा ऐसी कौन सी ब्रांड है जो कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि जिसका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और जिसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी है और गारंटी वगैरह भी दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां से क्या कर लिया, उसने बेस्ट प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कर लिया, चूज कर लिया। उसके बाद क्या करेगा, वो परचेज डिसीजन लेगा कि प्रोडक्ट मुझे क्या करना है, परचेज करना है या नहीं करना है। अगर उसने परचेज डिसीजन लिया है, उसने यानी डिसाइड कर लिया कि जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए बेस्ट है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है, बेस्ट है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे गारंटी भी दे रहे हैं, और ये कंपनी है प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के बाद भी सर्विसेज अच्छी देती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज डिसीजन लेंगे, उस प्रोडक्ट को हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। यूज करने के बाद अपना फीडबैक देंगे, और जो हमारा फीडबैक होता है वही क्या होता है, हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। तो यानी कि पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपना फीडबैक देते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका भी प्रोडक्ट हमने यूज करा है, उसको हम ये बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए अच्छा था या नहीं था, इससे हम सेटिस्फाइड हैं, जो हमारे नीड्स एंड वांट है वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो क्यों सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है तो क्यों सेटिस्फाइड है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर आती है, हमारी पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर आती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और ये जो सारे स्टेप्स हैं वो इसी सीक्वेंस के अंदर आपके फॉलो होंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम के अंदर आपका पोस्ट परचेज एंड प्री परचेज बिहेवियर आता है। तो पोस्ट परचेज के अंदर तो आपका फीडबैक वगैरह यही आ जाएंगे कि आप कंज्यूमर आपको सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री परचेज के अंदर, यानी कि जो प्री परचेज से पहले जो आपका जो प्री परचेज के अंदर जो आपके स्टेप्स आएंगे वो आपके ये सारे स्टेप्स आएंगे, जैसे कि आपका प्रॉब्लम नीड रिकॉग्निशन आ गया, इन्फॉर्मेशन सर्च आ गया, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव आ गया, देन परचेज डिसीजन आ गया। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि परचेज, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आपका क्या बिहेवियर रहेगा और परचेज करने के बाद क्या बिहेवियर रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। आई होप कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। देखो, डिफ्यूजन का बेसिक मीनिंग होता है कि स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, ठीक है, या फिर वायरल हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, इनोवेशन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई ऐसा
टॉपिक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या हो गया कम टाइम में क्या हो गया, ज़्यादा वायरल हो गया, तो वही क्या होता है, हमारा डिफ्यूज़न होता है, जो कम टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो जाता है, वही क्या होता है, हमारा डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, ये जो डिफ्यूज़न की जो थ्योरी है ये हमें एडवर्ड रोजन ने दी थी 1962 के अंदर। इस थ्योरी के अंदर क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन इज अ थ्योरी। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन क्या है, एक हमारी थ्योरी है दैट सीक्स टू एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन करती है हाउ, वाई एंड वॉट रेट न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी स्प्रेड। ठीक है, ये जो डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन क्या है, एक हमारी थ्योरी है, ये थ्योरी हमें एडवर्ड रोजन ने 1962 के अंदर दी थी, और इन्होंने हमें बताया था कि कोई भी जो प्रोडक्ट, कोई भी न्यू आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से कैसे फेमस होता है कम टाइम में। ठीक है, जैसे कि एक हमारा एग्जाम्पल है कि आजकल जो है एक जो वड़ा पाव गर्ल है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी फेमस है और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो वो क्या होगी, वायरल होगी, डिफ्यूज़ होगी, डिफ्यूज़न यानी कि उसका डिफ्यूज़न हो गया। डिफ्यूज़न का मतलब उसकी जो दुकान है या फिर वो जो लड़की है वो क्या होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस होगी, और फेमस होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो पब्लिक है वो उसके पास ज़्यादा जा रही है, उसका जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा परचेज कर रही है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ है, हमारा डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एन आइडिया और अ प्रोडक्ट ऑफरिंग इन पॉपुलरिटी एंड डिफ्यूजन। ठीक है, कि इस थ्योरी के जरिए हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है या कोई भी हमारा जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी आइडिया है, वो कम टाइम में, वो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किस तरीके से पॉपुलरिटी को गेन करता है। ठीक है, तो वो किसके अंदर पता चलता है, हमें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर पता चलता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है इसको कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा इंट्रोवर्टर्स। ठीक है, तो इंट्रोवर्टर्स कौन होते हैं, देखो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी वड़ा पाव गर्ल है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, आजकल अगर आप रील स्क्रॉल करोगे या फिर शॉर्ट वगैरह देखोगे तो वही लड़की जो है हमें वहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब उसके वायरल होने के बाद काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, काफ़ी ऐसे पब्लिक होगी जो क्या डायरेक्टली उस वड़ा पाव गर्ल के पास जाएंगे अपनी फोटो वगैरह क्लिक कराने, उसका जो वड़ा पाव है उसको खाने। ठीक है, तो इंट्रोवर्टर्स के अंदर क्या आते हैं, इंट्रोवर्टर्स के अंदर हमारे अर्ली इंट्रोवर्टर्स आते हैं जो वायरल होने के तुरंत बाद ही उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो लड़की वायरल हुई, वायरल होने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे आसपास की जो पब्लिक थी या फिर जो इन्फ्लुएंसर थे वो उसके पास चले गए, और जाने के बाद उसका जो प्रोडक्ट है उन्होंने क्या कर लिया, डायरेक्टली परचेज कर लिया। उन्होंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि उसका जो वड़ा पाव है वो अच्छा है, खराब है, जो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आपके लिए हेल्थी है या नहीं है, उन्होंने कुछ चीज़ नहीं देखी, बस उन्होंने ये देखा कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर वायरल हो गया, फेमस हो गया, तो हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली जाके परचेज करना है। ठीक है, तो इंट्रोवर्टर्स के अंदर हमारे वो आते हैं जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को उसके फेमस होने से क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ली अडोप्टर्स। अर्ली अडोप्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे ओपिनियन लीडर होते हैं जो कि केयरफुली क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली जाके उन्होंने क्या कर लिया, वड़ा पाव वगैरह खा लिया। कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, केयरफुली सारी चीज़ों को अच्छे से एग्जामाइन करेंगे। जो उसके वायरल होने के बाद जो उसके पास हमारे इन्फ्लुएंसर गए हैं वो क्या करेंगे, उनकी वीडियोस वगैरह वॉच करेंगे, उनका फीडबैक देखेंगे कि भाई ये जो वड़ा पाव ये बना रही है ये एक्चुअली में मुंबई का ही है या नहीं है। ठीक है, और ये जो टेस्ट है वो मुंबई जैसा टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो ये आपके लिए हेल्थी है नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करेंगे, उसको केयरफुली एग्जामाइन करेंगे, केयरफुली उसको सर्च करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी के अंदर क्या आता है, हु अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन इट्स बेनिफिट आर प्रूव। ठीक है, जो हमारे अर्ली मैच्योरिटी के अंदर वो आते हैं कि जो भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोडक्ट हमारी मार्केट के अंदर वायरल हुआ है वो क्या करेंगे, उसको तब अडॉप्ट करेंगे जब वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रूव हो जाएंगे, यानी कि उनको एक क्लियर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ आपको इस टेक्नोलॉजी को या फिर इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो जब उसके बेनिफिट्स क्लियरली आपको जो बेनिफिट्स हैं वो हमें अच्छे से प्रूव हो जाएंगे, तभी क्या करेंगे, जो हमारे अर्ली मेजोरिटी है वो क्या करेगी, उसको परचेज करेगी या फिर उसको यूज़ करने का डिसीजन लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी के अंदर कौन आते हैं, ये क्या होते हैं, जो हमारी लेट मेजोरिटी होती है ये क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है, जो क्या होते हैं हमारे रिस्क टेकर नहीं होते, वो आर नॉट रिस्क टेकर, ये रिस्क कोई किसी भी टाइप का जो रिस्क है उसको लेना नहीं चाहते, टेक्नोलॉजी साई होते हैं और प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए तो वे सोचते हैं कि इसको आज ना खरीद के हम कल खरीदेंगे जब इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे लेट मेजोरिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे लोगार्ड्स ये होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल बाउंड होते हैं, ये अपने काम के अंदर किसी भी तरीके का जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते।
ठीक है। फॉर एग्जांपल कि भाई मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और जो पहले वाले जो जैसे कि हमारा लेजर कोई कंप्यूटर सिस्टम आया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम आया है। पहले जो हमारे अकाउंटेंट थे वो क्या करते थे, भाई खाता बनाते थे, अपने लेजर जो है वो अपने हाथ से बनाते थे, पूरा अपना एक बंडल तैयार रखते थे कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस डेट में है, कितना जो पैसा है वो कहाँ कब आया। ठीक है। जो मुनीम होते थे वो क्या करते थे, अपना बही खाता बनाते थे, उस खाते के अंदर जो उनकी बुक होती थी उसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो लिख के रखते थे। ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, न्यू इनोवेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर आ गया। अब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कितना भी बड़ा डाटा हो उसको एक यानी कि उसको एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर हम उसको अच्छे से रिस्टोर करके रख सकते हैं लाइफ टाइम तक। ठीक है। और जो हमारे जो मुनीम वगैरह होंगे उनको सिस्टम का और सिस्टम चलाना तो आता ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हम कंप्यूटर सिस्टम पे किस तरीके से अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने सभी ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं आती। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, जो मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करने से वो मना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो रेडी नहीं है, वो चाहते नहीं, वो ट्रेडिशनल बाउंड है, वो किसी भी नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस को अपने जीवन के अंदर लाना ही नहीं चाहते, उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे लोगार्ड्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ इंपोर्टेंट कैटेगरीज थी किसके, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस की। फर्स्ट होते हैं हमारे इंट्रोवर्टर्स वो होते हैं जैसे कोई मार्केट के अंदर नई चीज़ आती है, कोई वायरल होती है, उसको डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं बिना उसके बेनिफिट्स वगैरह जाने बिना। सेकंड होते हैं हमारे अर्ली अडोप्टर्स क्या होते हैं, हमारे ओपिनियन लीडर होते हैं। ये क्या करते हैं, क्लियरली सबसे पहले अच्छे से सारी चीज़ों का एग्जामाइन करते हैं, उनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसी के बाद वो क्या करते हैं, परचेज डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अर्ली मेजोरिटी के अंदर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को तब अडॉप्ट करते हैं जब उसके जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो प्रूव हो जाते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस चीज़ को परचेज करने से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ये क्या है आपके लिए हेल्पफुल है, तभी क्या करेंगे, वो उसको परचेज करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा अर्ली मेजोरिटी, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा लेट मेजोरिटी के अंदर क्या आते हैं, हमारे रिस्क टेकर नहीं होते, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। जब आधे से ज़्यादा दुनिया हमारी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर चुकी होगी, या फिर आधे से ज़्यादा जो दुनिया है उस प्रोडक्ट को परचेज कर चुकी होगी, जब इनकी आंखें खुलेंगी तब क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ये परचेज करेंगे या फिर उस टेक्नोलॉजी को ये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लोगार्ड्स के अंदर क्या आते हैं, हमें ट्रेडिशनल बाउंड होते हैं, ये अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखना चाहते, ये क्या सोचते हैं कि जैसा चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दो, ये जो भी कोई हमारा नया इन्वायरमेंटल चेंजेस होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होगा, प्रोडक्ट चेंजेस होगा, ये उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो क्या होते हैं, हमारे लोगार्ड्स होते हैं। ठीक है। तो आई होप जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कैटेगरीज है ये आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या होता है, ये हमारा ये जो हमें दिया था, किसने दिया था, ये हमें एवर्ट रोजर ने दिया था 1962 के अंदर दिया था। ठीक है। जिन्होंने हमें बताया था कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, न्यू आइडिया है, किस तरीके से कम टाइम में किस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्प्रेड हो जाता है, फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है। ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो हमें किसने दी थी, एवर्ट रोजर ने दी थी, और उन्होंने कुछ हमें कैटेगराइज दिए थे। सो आई होप यह चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की। ठीक है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, डिसोनेंस का मतलब होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन या फिर मतभेद। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, द क्लैश ऑफ माइंड व्हेन वी हैव टू चूज फ्रॉम द चॉइसेस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी कि क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि हमारे अंदर क्या होते हैं, काफ़ी मतभेद होते रहते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने थॉट्स के साथ ही लड़ते रहते हैं अंदर ही अंदर। जैसे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें रख दी, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या है, कंफ्यूज हैं कि हमें इनमें से कौन सी चूज़ करनी है, हम क्या चीज़ ले, क्या चीज़ ना ले, हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो वो किस चीज़ के अंदर आता है, हमारे कॉग्निटिव डिसोनेंस के अंदर आता है, जहाँ पे हम क्या होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। और किसी भी चीज़ को हम आसानी से चूज नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, हमारे थॉट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है। जैसे कि भाई हमें पता है कि कल हमारा एग्जाम है और हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा थॉट हो गया, ये मेरा थॉट है कि कल मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, और मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा जो थॉट और मेरा जो बिहेवियर है दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मेरा थॉट तो ये है कि कल एग्जाम है तो आज मुझे पढ़ना है, और मेरा बिहेवियर कैसा है कि मैं लेट के आराम से गेम खेल रही हूँ, रील स्क्रॉल कर रही हूँ। ठीक है। या फिर जंक फूड खा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा बिहेवियर हो गया। तो यहाँ कॉग्निटिव डिसोनेंस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर और हमारा जो थॉट है उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ना तो हमारा थॉट बिहेवियर से मैच करता है, ना ही हमारा बिहेवियर थॉट से मैच करता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसोनेंस की। जो डिसोनेंस होती है वो कितने टाइप की होती है, तो डिसोनेंस की होती है हमारी मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या हमारी कांस्टेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, व्हेन टू एलिमेंट्स सच एज बिलीफ्स एंड एक्शन आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है। तो
कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, जब हमारे थॉट एंड हमारे एक्शन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, तो ये क्या हो गए, मेरे थॉट हो गए, मेरे बिलीव्स हो गए, और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे थॉट्स क्या हैं, कि मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि कल क्या है, मेरा एग्जाम है और मुझे पता है। तो इस केस में क्या है, कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप है मेरे थॉट्स और मेरे एक्शन के बीच में। ठीक है, मुझे पता है मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ रही हूँ, तो वो क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप हो गया, किसके बीच में, मेरे थॉट्स, बिलीव्स और मेरे एक्शन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इररिलेवेंट रिलेशनशिप। इररिलेवेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, व्हेन थॉट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट मैच, कि जहाँ पे मेरे थॉट्स और एक्टिविटी दोनों क्या है, हमारे डिसइक्विलिब्रियम है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे कि भाई मुझे पता है कल मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना चाहिए, ये क्या हो गया, मेरा थॉट हो गया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ या फिर गेम खेल रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरे एक्शन हो गए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे थॉट और एक्शन दोनों ही क्या है, डिसमैच है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा, हमारा इररिलेवेंट रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा डिसोनेंट रिलेशनशिप। डिसोनेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, व्हेन टू एलिमेंट डेट इज डिसइक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिसोनेंट रिलेशनशिप के अंदर होता है कि दोनों जो हमारे एलिमेंट हैं वो क्या है, टोटली डिसइक्विलिब्रियम है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, कि मेरा जो बिलीफ और बिहेवियर है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। मेरा जो यानी कि मुझे पता है कि मेरा जो थॉट है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारा डिसोनेंट रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, और रिलेवेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल रिलेशन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि थॉट और एक्शन के बीच में कोई भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं रहेगा। मुझे पता है कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ या फिर गेम खेल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे थॉट और मेरे जो बिलीफ के बीच में कोई भी मीनिंगफुल रिलेशन नहीं है, मैं वैसा नहीं कर रही हूँ जैसा मैं सोच रही हूँ। ठीक है, और डिसोनेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे टोटली डिसइक्विलिब्रियम रहेगा, ना तो मेरे थॉट मैच करेंगे और ना ही मेरा एक्शन मैच करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस, और उसके कुछ टाइप्स होते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस का वो होता है जहाँ पे हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, ना तो मेरा थॉट मैच कर रहा है मेरे बिहेवियर से, ना ही मेरा बिहेवियर मैच कर रहा है थॉट से। और ये किसने दिया था, ये हमें दिया था, ये जो थ्योरी है ये हमें किसने दी थी, लियो फेस्टिंगर ने दी थी 1957 के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर। कि पोस्ट परचेज बिहेवियर हमारा होता है क्या है, द वे अ पर्सन थिंक, फील एंड एक्ट आफ्टर दे मेक अ परचेज। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से फील कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी पोस्ट बिहेवियर परचेज के अंदर आती है, और इसके अंदर हमारा जो फीडबैक है वो भी क्या रहता है, हमारा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, सो ये क्या था, हमारा यूनिट नंबर 3 का रिवीजन था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।